नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज लॉन्चर परिवार के जो लाखों दर्शक हैं उनको, सभी भारतवासियों को। होली जितनी मैल है भीतर की, उस सबको दूर कर दे, खत्म कर दे। इसके अलावा और कोई कामना नहीं कर सकते हैं। भीतर का मैल खत्म हो गया तो फिर 365 दिन होली ही होली। लेकिन मिड डे मुद्दा आज होली के दिन भी लाना पड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं होता तो आज शायद हम लोग कार्यक्रम नहीं करते। लेकिन यहाँ तो हम होली मना रहे हैं और वहां पर रक्त रंजित माहौल है। वहां खून की होली खेलने की कोशिश में सबके सब लगे हुए हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। जो अपडेट है वो अपडेट बड़ी खबरों के साथ है। खबर यह है कि अमेरिका का युद्धपोत, सबसे बड़ा युद्धपोत अब्राहम लिंकन, खबर है कि वो भागा है, यानी पीछे हटा है। ईरान के जोरदार पलटवार पर उसको पीछे हटना पड़ा और काफी पीछे हट गया है। मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर जो ईरान से था, वो बिल्कुल शिफ्ट उसका हो गया है, काफी पीछे चला गया है। और ईरान की तरफ से जो दावा है वो करीब 650 अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का दावा है। 650, बहुत बड़ा ये नंबर है। अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा एयर बेस, अल उदैद, कतर में। अल उदैद पे बड़ा अटैक ईरान ने किया है, जोरदार अटैक किया है। और वहां से अब भी बहुत कम ही विजुअल्स आ पाए हैं। एक दो विजुअल आए हैं, उन पे भी ऑथेंटिसिटी पर उनके सवाल है। लेकिन वहां से खबरें हैं कि बड़ा अटैक है जिससे मतलब डैमेज हो गया है अल उदैद। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो है बेस है, एयर बेस। सऊदी में सीआईए का स्टेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में सीआईए का स्टेशन, सीआईए ये जान है अमेरिका की। जैसे मोसाद है इजराइल के लिए, वैसे ही अमेरिका का सीआईए है। आप लोग सुने होंगे कि सीआईए का एजेंट इस देश में, सीआईए ने तत्था पलट करवा दिया। वो सीआईए मिडिल ईस्ट में जहां बैठा था, रियाद में, सऊदी अरब में, सीआईए के स्टेशन पर बड़ा अटैक हुआ है। और उसमें पूरा का पूरा वो आग लग गई, धू-धू करके जल गया है। दुबई में जो वाणिज्य दूतावास था, उस वाणिज्य दूतावास पर एक बड़ा अटैक हुआ है। यानी दुबई से लेकर के और सऊदी अरब तक जो अमेरिका के बहुत मेजर जो है, बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने थे, उन ठिकानों पर अटैक हुआ है। कतर में सबसे बड़े एयरबेस पर, और इजराइल में तो चारों तरफ तबाही है। तेल अवीव में अब क्लस्टर मिसाइल्स को आप कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल, जिसमें कई वॉरहेड होते हैं, एक मिसाइल में कई वॉरहेड होते हैं और वो वॉरहेड अलग-अलग हो जाते हैं। अब उनसे अटैक शुरू हो चुका है, जो इजराइल से ही जो हमारे कुछ अच्छे रिपोर्टर वहां पर हैं, उनकी रिपोर्ट्स है। और वो विजुअल हमने कल दिखाया था आपको, तेल अवीव पर जब एक साथ कई वो गिर रहे थे, तो वो वही कई वॉरहेड वाली मिसाइल है। वो बाद में अलग हो जाती है, उसको इंटरसेप्ट करना भी करीब-करीब नामुमकिन हो जाता है। आप एक को इंटरसेप्ट करोगे, उसके वॉरहेड अलग हो जाएँगे, कितने इंटरसेप्ट कर पाओगे? तो भाव को ले आइए, सब खबरें हम आपको एक-एक करके दिखाते हैं। आज त्योहार के दिन भी ये लाना पड़ा है युद्ध का समाचार। ये एक तरफ दिन भर सभी त्योहार। सभी सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। जैसे कि आशीष ने कहा कि आज तो हम होली त्योहार करें। होली यदि हम ठीक से खेले, मन का मैल निकाल दे, तो पूरे साल भर दिवाली मना सकते हैं। लेकिन फिर ये सब सोच ही है, करता कौन है। यदि मन का मैल निकल जाए और सब ठीक हो, तो मुझे लगता है न्यूज लॉन्चर की जरूरत भी ना हो। हाँ, हाँ, सही हाँ, सही बात सही ये बात। है, हम भी कुछ अच्छा काम करें, लेकिन क्या करें। सवाल ये है। और जो अभी क्लस्टर बॉम्ब का ही करा है, आपने ये रामायण और महाभारत सीरियल देखी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि वो अर्जुन या राम एक बाण छोड़ते हैं और फिर कई बाण हाँ। बन के निकलते हैं। बस क्लस्टर बॉम्ब, उसी जो मिसाइल है, वो उसी का एक प्रारूप मान सकते हैं। वो ऊपर जाके जब फूटता है, तो कई उसके अलग अलग बम बनते हैं और वो फिर अलग अलग। तो एक क्लस्टर करीब करीब 5 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग टारगेट पे हिट करता है। बहुत भयावह है वो, हुँ। उसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। और ये
सुपरसोनिक के साथ जोड़ा है उन्होंने। क्लस्टर जो उनके जा रहे हैं, वो उन्होंने व्हीकल जो कैरिंग व्हीकल होता है, उसके साथ उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ अपना जुगाड़ किया और इसके वजह से ये जो आयरन डोम से लेके तमाम डोम जो है, वो बड़ा कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं। और आज अमेरिका सही मायने में बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जिसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में बैठे देख रहे हैं कि जिन देशों को उन्होंने सुरक्षा का वादा किया था, वो देश भी बर्बाद हो रहे हैं और ये सिर्फ़ असहाय होके देखने की सिवा कुछ नहीं है। चलिए साथ में मैं खबरों। एक बात और बता दूँ कि हम ये नहीं कहते कि हम दावा नहीं करते कि हम ही सबसे बड़े हैं या कुछ है। हम एक छोटे पोर्टल हैं लेकिन हम सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं। आज मैं सब अखबार ही देख रहा था, तो मुझे हँसी आ रही थी सुबह-सुबह, मुझे लगा होली के दिन अच्छा व्यंग अखबार वाले दे रहे हैं। हेडलाइन कुछ अखबारों की थी, आशीष जी, कि हुँ, ईरान बातचीत के लिए तैयार और ट्रंप ने मना कर दिया। हुँ। वो जो रात में वो वो वही खबर सुनाएँगे, वो बस, रात बस, बस। में ट्रंप ने मतलब ट्रंप का बयान, उनके लिए ट्रंप मोदी का बयान हेडलाइन होती है। अब मोदी हुँ, को जो नचा रहा है, उसका बयान हाँ, आएगा तो वो हेडलाइन है। हेडलाइन खबर होगा। अब चलिए लाइए भैया खबर लाइए, एक-एक करके दिखाना शुरू करिए खबर। ईरानी हमले में 650 अमेरिकी सैनिक हताहत, पीछे हटा एयरक्राफ्ट कैरियर, पश्चिमी एशिया में बढ़ा भारी तनाव। अगली हेडलाइन लाइए। ईरानी हमले में मारे गए या घायल हुए 650 अमेरिकी सैनिक, पीछे हटाना पड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, आईआरजीसी का बड़ा दावा। इसमें है कि जो चाबहार तट से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात था। उस पर 4 शक्तिशाली क्रूज मिसाइलों के प्रहार के बाद ये विशाल अमेरिकी विमान वाहक पोत जान बचाकर दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर की ओर भाग गया है। मतलब वहां से लंबा सफर तय किया, सिर्फ 250 किलोमीटर दूर था चाबहार से। अब ये दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में गया है। ये आईआरजीसी के प्रवक्ता ने बताया है कि ईरानी रक्षा प्रणाली अभी भी जो बार-बार अमेरिका और इज़राइल कह रहे हैं कि उसका डिफेंस अब सिस्टम खत्म हो चुका है, अभी भी मुकाबले के लिए पूरी तरह से हम तैनात हैं। बहरीन में 5वें बेड़े पर भी जो अटैक हुआ था, उसमें दावा है कि 160 अमेरिका के कर्मचारी हताहत हैं। वहाँ पर एक बड़ा कॉम्बैट सपोर्ट शिप था, वह भी तबाह हो गया है, उसको भी भयंकर नुकसान पहुँचा है। लेकिन अमेरिका अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन आंकड़ों को दबा रहा है और ये बात हम कल से कह रहे हैं, परसों से। इज़राइल में ईरान में और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में अंतर ये है, ईरान अपने यहाँ अस्पताल पर हमला हो रहा है, 100 लोग मर गए, 200 बच्चियाँ मर गईं, कितने सैनिक मर गए, कितने कमांडर मर गए, एक-एक अपडेट ला कर के वो देते हैं। खुद वीडियो अपडेट ला कर देते हैं कि हमारे 48 मर गए, 40 मर गए, हमारा नेता मर गया। और अमेरिका ये क्या है ना कि ये सब झूठों की फौज है, ये हमेशा से रहे हैं, तो ये छिपाते हैं। आगे चलिए जरा, अभी खबर यहीं पर नहीं, अगला दिखाइए, लाते जाइए। सारे अपडेट्स जो है, ईरान ने कतर में किया हमला, अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर गिरी मिसाइल, जो मैंने कहा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस, वहां पर मिसाइल अटैक किया है। आगे चलिए, अगला चलिए। कतर में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 2, ये कतर की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इनमें से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में रोक दिया, जबकि दूसरा मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर दूसरी मिसाइल गिरी है। अधिकारियों के अनुसार हमले में हताहत कोई नहीं हुआ है और स्थिति नियंत्रण में है। तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, बहुत पहले सुना होगा आपने। अब जरा लाइए, अगला ट्वीट लाइए, नेक्स्ट। ये क्लैश रिपोर्ट देखिए, कंफर्म्ड, पहले अटकलें थी, कंफर्म्ड। ईरान मैनेज टू हिट द AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार एट अल उदैद एयरबेस इन कतर, ए की यूएस बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। ये बैलिस्टिक मिसाइल का डिटेक्शन सिस्टम जो था, उसी को उड़ा दिया है, उसी पे अटैक कर दिया है। सैटेलाइट इमेजरी शोज कंफर्म डैमेज टू वन रडार फेस। ये देखिए यहाँ पर बहुत ऑथेंटिक जानकारी है सब। द AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार एट AI अल उदैद एयरबेस इन कतर
is a $1.1 billion US built missile warning system that detects ballistic missiles up to 5,000 kilometer and feeds data to regional defense like THAAD and Patriot. ये THAAD और Patriot को भी जो है फीड करता था डेटा, उसी पर अटैक किया है। देखिए चुन चुन के अटैक, इसको आज की तारीख में एक्सेप्ट कोई ना करे, क्योंकि ये तो मुझे तो लगता है ये कमजोरी का एक प्रतीक है। जो सच्चाई से भगते हैं, बहुत लोग कहते हैं युद्ध रणनीति है, कोई ऐसी युद्ध रणनीति नहीं है। जब पहले युद्ध हुआ करते थे तो भी शाम को दोनों पक्ष गिना देते थे कि हमारे इतने मारे गए, हमारे इतने मारे गए। पुराना आप पौराणिक, बहुत भारत में सनातनी है, पौराणिक कथाओं में जाए तो भी शाम को हिसाब किताब गिनती बही खाता हो जाता था युद्ध में शहादतों का। लेकिन महाभारत में भी रोज शाम को होता था हिसाब किताब, फलाने 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 आज मर गए। लेकिन ये एक ऐसा कमजोर देश है कि अपने देश के शहादतों को भी शहीदों का दर्जा नहीं दे पाता। नहीं, वही नहीं, इससे ज्यादा जो घिनौनी लोग बात युद्ध क्या में हो छिपा सकती रहे हैं, है? चाहे वो हो चाहे हम हो, जो युद्ध में छिपाते हैं सब मक्कारी करते हैं। आज जो मक्कारी छिपा रहा करते हैं। हूँ युद्ध रणनीति है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल रणनीति, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई रणनीति है। चलिए आगे चलिए, अगला लाइए, अगला लाइए। दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास निशाने पर। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को ईरानी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। फिलहाल किसी हताहत या बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये हताहत और नुकसान की कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, अटैक हर जगह से कंफर्म हो जा रहा है। इसके विजुअल्स दिखा दीजिए, विजुअल्स पर आइए। ये दुबई में दूतावास है, ये देखिए, ये अमेरिकी कॉन्सुलेट की स्थिति देखिए, खाली आग और धुआं है। ये स्थिति लगाइए अंदाजा, जिस हिसाब से देखिए, ये जो उस समय का विजुअल है जो धमाका हुआ, अंदाजा लगाइए कि पूरा का पूरा हिल जा रहा है, धरती और कैमरे हिल जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल हिल जा रहे हैं और कोई हताहत ही नहीं हो रहा है। निकल। आयरन डोम फेल हो जा रहा है, लेकिन सारा इनका जो इनके लोग हैं वो सब आयरन के हो गए हैं। आयरन डोम फेल है, लेकिन आदमी लीव फ्रॉम देयर। वो खोला कहां कर लोग किलोमीटर भर दूर भाग खड़े हैं, वो भी भाग रहे हैं। ये अमेरिकी कॉन्सुलेट के विजुअल्स आपके थे, और विजुअल हो अमेरिकी कॉन्सुलेट वाले तो वो भी दिखा दीजिए, क्योंकि कई अलग अलग विजुअल्स अलग अलग सोर्सेस से आए हुए हैं। ये देखिए धमाका। चलिए अब अगले पे आइए, अगले पे आइए, क्योंकि बहुत सारा जो है ये रात भर में होली खेलने से पहले बहुत डेवलपमेंट कर दिया है ईरान और इजराइल, अमेरिका ने। ईरान ने दागी 500 मिसाइलें और 2000 ड्रोन। अमेरिका का बड़ा पलटवार, 17 जहाज तबाह, 2000 ठिकानों पर हमला। इसमें दोनों तरफ का लिखा हुआ है। अब आगे चलिए, इसके आगे बढ़िए, अगला। سردار خیلی اعتقاد دارن که ایران هنوز وارد جنگ انرژی نشده و در واقع میگن که این جنگ انرژی وضعیت جهان رو به طور کلی تغییر خواهد داد. در مورد این موضوع صحبت کنیم که البته بعضیا میگن وارد جنگ شدیم، بعضیا میگن نشدیم. نه تا حدودی شدیم. ما به دشمن گفتیم اگر بخواهید، इसके आगे मैं जैसे हम लोग करते हैं बता देते हैं। ये IRGC के जनरल इब्राहिम जब्बारी है। इब्राहिम जब्बारी की चेतावनी है कि हमने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया है। तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर है और जल्द ही ये $200 प्रति बैरल पहुंचेगी। सोचिए $200 प्रति बैरल पहुंची तो दुनिया में क्या होगा, हाहाकार होगा। अगर दुश्मन हमारे मुख्य ठिकानों पर हमला करता है तो हम क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएंगे। ये जो हो रहा है ना, वाणिज्य दूतावास, अमेजन का दफ्तर, ये वही है जो ये कह रहे हैं, और ओपनली इनका ऐलान है कि तेल का स्टोरेज हाँ, और अमेरिकी कंपनियां जिनका ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा था, हाँ, एमरान, ये सारा आरामको, तो ये सारे जो है ये उसी के इंडिकेशन है। चलिए आगे, अगला ये देखिए, ये जो है
फॉक्स न्यूज के हवाले से है, ये फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट है, ये ट्वीट तो मैंने साथ में लगाया है क्योंकि जो लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं उनको भी श्रेय जाना चाहिए। ये फॉक्स न्यूज के हवाले से पूरी खबर है। रियाद में यूएस एम्बेसी कंपाउंड में सीआईए स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ है। सीआईए के स्टेशन पर ड्रोन अटैक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईए स्टेशन, ये जितना खुफिया नेटवर्क है वो यहीं से मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो है नियंत्रित करता था और उस पर अटैक है। अगला चलिए आगे, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی बाकी मैं बता देता हूँ। हमने बताया था आपको कि IRGC का जो हेडक्वार्टर, जो विंग जो ब्रीफिंग देता है, ईरान का ये खत्म अल अनबिया का हेडक्वार्टर है। वहां से ये अपडेट जो रेगुलर यहाँ से अपडेट जारी होती है वीडियो फॉर्मेट में। इजराइल वो उनका इजराइल को लेकर के फिर चेतावनी है और इजराइल के आम आदमी को लेकर के उन्होंने कहा इजरायलियों में से जो भी जीवित रहना चाहता है उसे तुरंत इजराइल छोड़ देना चाहिए। हम एक थका देने वाले युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अंत बेहद भयावह होगा। ये खत्म अल अनबिया के हेडक्वार्टर से ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि अब हम थका देने वाले युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अंत बेहद भयावह होगा। यह युद्ध केवल इजराइल के विनाश के साथ ही खत्म होगा। अब किसका विनाश होगा यह हम तो तय नहीं कर सकते, लेकिन ईरान, इससे ईरान का माइंडसेट अब क्लियर होता है। वो साफ अभी भी ऐलान कर रहे हैं कि यह युद्ध केवल इजराइल के विनाश के साथ ही खत्म होगा। इसमें और बहुत सारी बातें हैं। एक ये भी कल मतलब जो ये वीडियो जारी हुए हैं उसमें एक बात भाव ये भी है कि इन्होंने साफ कहा है कि हमारी दुश्मनी अमेरिकियों के साथ या इजरायलियों के साथ नहीं है। अमेरिकियों के साथ तो खास कर कहा कि अमेरिका के नागरिकों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो एग्रेसर है, जो हम पर अटैक कर रहा है, जो अमेरिका में ट्रंप है या ये, इनको हम जो है जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के नागरिक, जो करोड़ों नागरिक हैं, उनसे हमारा कोई न हमारा बैर है, न रंजिश है, न दुश्मनी है। आशीष जी, वो जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। उनके हाँ, करने कर और तो रहे हैं। कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। देखिए, जब से ईरान ने हमले किए हैं, ईरान ने जितने भी अमेरिकन बेस पे हमले किए हैं, अमेरिकन काउंसिल पे हमले किए हैं, CIA के ऑफिस पे हमले किए हैं, अमेरिकन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बेस या ऑयल एक्सप्लोरेशन पे हमले किए हैं, ऑयल स्टोरेज पे हमले किए हैं, सिविलियन हमले नहीं किए। उन्होंने स्कूल में हमले नहीं किए, उन्होंने अस्पताल में हमले नहीं किए। लेकिन ये उन 14 देशों के लिए है या अमेरिका के लिए है, लेकिन इजराइल के लिए ये आर पार की लड़ाई है। क्योंकि इजराइल के मिसाइलों ने उनकी बच्चियां मारी है, छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मारा है। इसलिए इजराइल में जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं वो एट रैंडम हो रहे हैं, वो टिट फॉर टैट है। और इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने सऊदी को वार्निंग नहीं दी, उन्होंने UAE को वार्निंग नहीं दी, उन्होंने कतर को वार्निंग नहीं दी। उन्होंने वार्निंग सीधी दी है इजरायली सिविलियंस को, आपसे दुश्मनी नहीं है, आप इजराइल छोड़ के जाइए जीवित रहना चाहते हो तो, क्योंकि ये एंड की लड़ाई है। देखिए, इसमें बर्बादी तो बहुत हो गई। अयतुल्लाह खेमेनेई के मृत्यु के बाद तो ईरान ने बहुत कुछ खोया है। उसके बाद ईरान में जान माल की भी बहुत हानि हुई, जो लगातार वो अपडेट देते आ रहे हैं, वो कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं। जब अब उनके लिए दो रास्ते हैं, या तो गुलामी पकड़ लो, या अब इतना आगे युद्ध गया है कि वो पीछे मुड़ने की स्थिति में नहीं है। इतना डैमेज हो चुका है, अयतुल्लाह खोमेनी की जान चली गई है, एक पूरी लीडरशिप मारी गई है, एक पूरी ऊपर की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब ये बदले की भावना से टूट, हम तो मरेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे सनम, बस यही चल रहा है। तो ये पूर्ण रूप से अब इजराइल खत्म करने में ईरान का क्या होगा ये छोड़ दीजिए। ईरान ने तो अपनी किस्मत लिख दी है कि हमको पूरा बर्बाद होना है, लेकिन वो कितना छोड़ेंगे इजराइल को। इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का साथ, वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारा का सारा धरा रह जाएगा। जिस हिसाब से लगातार इजराइल के अंदर मिसाइल गिर रही है और डिस्ट्रक्शन कर रही है। आगे और चलते हैं जरा।
चलिए भैया, और आगे की तस्वीरें जो आई हैं और अपडेट है वो भी दिखाइए। तेल अवीव Ja, देखिए, ze spitsen, weiße Spitze. बहुत सारी अलग अलग एक साथ है जो आप देख रहे हैं, अलग अलग कम से कम 4 अलग अलग तस्वीरें जो आई हैं उनको सब एक जगह हमने कर दिया है, बार बार अलग अलग पार्ट दिखाने के बजाय। ये देखिए, ये सब वही जिसकी हम बात कर रहे थे, क्लस्टर मिसाइल, वो उन्हीं की देन है ये। तेल अवीव दूसरा सबसे बड़ा शहर है शहर है इजराइल, सबसे कमर और इजराइल का आर्थिक राजधानी इसको कह सकते हैं। जेरूसलम बेसिकली धार्मिक महत्व है, जेरूसलम का महत्व है धार्मिक महत्व है। आर्थिक राजधानी तेल अवीव भी कह सकते हैं, अभी जैसे हमारे देश में दिल्ली राजधानी है, लेकिन मुंबई को अगर कुछ हो जाए तो हमारे तो देश में सबसे बड़ा आर्थिक क्राइसिस, मतलब देश को बड़ा क्राइसिस झटका मुंबई से और होगा। ये देखिए जरा, ये धमाके देखिए कि धरती हिल जा रही है। जो अभी गिरा है ये मधुरेंद्र ने विजुअल डाला है, ये देखिए, ये देखिए वहां पर मधुरेंद्र ने विजुअल डाला कि सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया, और मतलब ये मिसाइल गिरी तो धरती वहां की हिल गई। अब इसमें भी अगर मीडिया, कोई भी मीडिया, हम तो बराबर, हमने कल ये भी दिखाया कि जो हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स, जो वहां पर सुप्रीम लीडर चुनने के लिए जिस बिल्डिंग में जो भवन इस्तेमाल करती थी, वो इजराइल ने उसको तबाह कर दिया, तो हमने उसको भी तो दिखाया। हाँ, कल वर्चुअल मीटिंग हुई उनकी, कल उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई। हाँ, तो उसमें खामेनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर भी, अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। खामेनेई के बेटे को बहुत सारे अटकलबाजियां थी कि ईरान में नॉर्मली वंशानुगत नहीं है, ये सुप्रीम लीडर का वंशानुगत नहीं है, क्योंकि खोमैनी थे तो खोमैनी ने खामेनेई को बनाया था, खामेनेई और खोमैनी का कोई रिश्ता नहीं था। निस्ता नहीं था। पहले खोमैनी जब वहां पर इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित हुए, सुप्रीम लीडर बने, तो 1979 में पहले इनको परिषद में डाला, फिर जो है 82 में, 81 में राष्ट्रपति बने, 82 फिर 89 में सुप्रीम लीडर बने खोमैनी के निधन के बाद। तो वहां पर ये नहीं था कि बेटा बनाया जाएगा, लेकिन अब उस परिषद ने जो वहां पर संवैधानिक रूप से जिसके पास अधिकार है उसके वहां चयन पे नाम। आईआरजीसी का प्रेशर ये था आशीष जी कि अभी देश की यूनिटी का सवाल है, अभी ये युद्ध लड़ने तक हमें एक सुप्रीम कमांडर चाहिए। अभी हम इसमें ज्यादा, क्योंकि ऐसा एक आदमी चाहिए जो उसकी कट्टरता वो बरकरार रखे, और खेमेनेई ही कट्टरता बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि उसका आईआरजीसी में बहुत अच्छे रूट्स हैं जो अभी सुप्रीम लीडर बने हैं। तो ये मैं ये भी नहीं समझता कि ये परमानेंट व्यवस्था होगी, हो सकता है युद्ध के शांति के बाद एक नया सुप्रीम लीडर भी आ जाएगा, लेकिन अभी चलते युद्ध में इसके सिवा कोई चारा नहीं था उनको। हालांकि उनका संविधान इसके अलाउड नहीं करता वंशवाद, लेकिन उन्होंने कहा कि वंशवाद से ज्यादा ये आईआरजीसी का आदमी है, ये मान लीजिए आप। और आईआरजीसी ने इसका नाम प्रपोज किया क्योंकि उनको वो कमांडर चाहिए, क्योंकि ये सारा युद्ध ही अब आईआरजीसी का हो गया है। फिर अगला अगला आइए, फटाफट लाइए अपडेट अगला। ये मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान का है, देखिए हम वो भी दिखा रहे हैं। तेहरान ईरान का जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी तस्वीर। ये ईरान पर इजरायली अटैक में तबाह हुआ है मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए उत्तरी इजराइल में, यहां पे देखिए धमाका, फिर देखिए भाऊ, ये देखिए यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल, और धमाके की इंटेंसिटी देखिए। अब कोई अगर हताहत नहीं हो रहा है तो फिर ये तो चमत्कार है। नहीं, उसमें आशीष जी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जितना फुटेज आ रहा है, ये वो वीडियोस है जो बम गिरते समय के हैं, उसके बाद के डैमेज के वीडियो तो आपको वहां जाके मिलेंगे। जितने सैटेलाइट पिक्चर्स है ये ऊपर से धमाके दिखाते हैं,
आपको आग या धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन डैमेज कितना हुआ, कैजुअलिटीज कितनी हुई, ये तो आपको लोकल अथॉरिटी ही बता सकता है। ये वही खेल करते हैं। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इतनी अभी एक हमने घर देखा इजराइल मतलब तेल अवीव का, जिसके अंदर बम गिरा है और वो पूरा घर तहस नहस हुआ है। वहां कोई मरा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये कैजुअलिटीज लगातार छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये बाहर की दुनिया से छुपा सकते हैं। इजराइल के अंदर जो भयानक विरोध है नेतन्याहू को, और पूरा इजराइल आज नेतन्याहू को गाली दे रहा है कि कैसे युद्ध में झोंक दिया आपने हमको। अभी तो ये भी झलक है, अभी आगे देखिए। चलिए भैया आगे, अमेरिका की स्थिति क्या है, कितना कंफ्यूजन है, ये भी अभी सामने आ जाएगा आगे। आगे चलिए। A big factor in this world and future factor is what we're doing right now with Iran. If we don't stop them, or if we didn't stop them, or if we didn't start, they've been decimated. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war, and they would have taken out many countries. Because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. They're angry. They're crazy. They're sick. ये बता रहे हैं कि अगर हमने अटैक नहीं किया होता तो बहुत सारे 20 देशों को खत्म कर देता ईरान, क्योंकि वो पागल हैं, वो बीमार लोग हैं, वो पागल हैं, वो आतंकी हैं, और हमने इसलिए रोक दिया उनको। वो 20 देशों को, इतना नॉनसेंस, अगर इसकी बात पर कोई यकीन कर ले, हमारे यहाँ की गोदी मीडिया भले कर ले, मुझे तो ये लगता नॉनसेंस है। जिस हिसाब से ये आया है दूसरी बार, ट्रंप ने दूसरी पारी शुरू की है, मुझे लगता है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट तो इसकी जरूरत है। ही इज सिक। पूरे विश्व को टेरिफ के नीचे दबा दिया। पूरे अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चलते पूरे विश्व को रगड़ रहा है। मानो विश्व में अमेरिका के सिवा कोई नहीं, बाकी सब गुलाम देश है, दुय्यम दर्जे के नागरिक है, बाकी किसी की अहमियत नहीं है। और शायद ही कोई देश है जो इसको अपोज नहीं कर रहा है। कौन सिख है? एक युद्धग्रस्त देश के अध्यक्ष को आप बुला के उससे बोलते हो कि सारी पूरा मिनरल हमारे नाम कर दे। ये सिकनेस नहीं तो क्या है? भारत को दोस्त बोल के भारत के ऊपर लगातार टैक्स और पूरा एग्रीमेंट में अमेरिका को ही प्रॉफिट, अमेरिका को ही फायदा, अमेरिका को ही फायदा। ये सिकनेस नहीं है तो क्या है? चलाओ भैया अगला चलाओ। तो अभी भी अपडेट्स में काफी हिस्सा बचा हुआ है। अगला लाइए। They're crazy, just like the people on my right during the State of the Union. I looked at them, I said, "You're crazy. These people are crazy." And if they had a nuclear weapon, they would have used it. अगला भी चलाइए। ये सब एक साथ करना था। अगला चलाइए। The attack that we did, known as Midnight Hammer, had we not done that, Iran would have had a very powerful nuclear weapon within 1 month. We did it. It was great timing, but, you know, and you've been able to see that too. The other thing was Barack Hussein Obama made maybe the worst deal I've ever seen, because he gave all power in the Middle East to Iran. He went the exact opposite way, and I terminated that. If I didn't terminate that deal, they would be sitting with a massive nuclear weapon 3 years ago, which would have been used already on Israel at least, and other countries also. And we wouldn't be talking about it right now. But if I didn't terminate the deal that Obama made, giving them everything, including plane loads of cash. Do you remember the airplane flew over there? It was a Boeing 757. There was 2 of them loaded. They took out all the seats. It was loaded with green cash. So much cash that you could, it was in Virginia, Maryland, and Washington, D.C. They got all the cash from all the banks. They put it, and they flew it to Iran. I never knew a president had that power. I'm going to maybe try it sometime if it's okay. I think I'm going to do it. I'll fly it somewhere. Nobody's ever seen anything like it. नहीं तुलना करना चाहते, लेकिन मजबूरी हो जाती है इस आदमी की हमारे वाले से तुलना करना, 56 इंच वाले से। ये सब अपने पूर्ववर्तियों को सिर्फ गाली देने के अलावा कुछ नहीं करते। खुद अपने देश का कबाड़ा करते गाली। बड़े मियां
बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है ये, बड़े मियाँ हम्म, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हम्म। वो ओबामा को गाली दे रहा है, वो वो कहता है कि ओबामा को ओबामा गाली ने दे रहा है, बाइडेन को गाली दे रहा है। वहां पे बोले प्लेन भर भर के नोट भेजे हैं ईरान को ओबामा ने, हम्म। ये इसकी फाइंड है नहीं। भाऊ इसने एक बात कही कि 1 महीने में परमाणु हथियार बना लेता और फिर सबको मिटा देता। नेतन्याहू की मैं एक बार सुना चुका हूं, कार्यक्रम कर देंगे अलग से। फिर 6 बाइटें हैं जब नेतन्याहू ने जिस दिन इजराइल को संभाला था, करीब 25 साल से नेतन्याहू 6 बार, हर 3-4 साल हर पे जब वो बार पूछता है तो कहता है तो कि मैं बस वो डेट बताता है कि बस डेट अगले बताता है कि हाँ 21 दिन न्यूक्लियर में, बन गया है, बस अगले 2 महीने 21 में दिन बन रहा है, 1 महीने में बन हाँ, रहा है। अगले 3 महीने में न्यूक्लियर, और फिर 1 महीने। 25 साल से तुम लोग कह रहे हो, तुमसे बड़ा झूठा अगर वाकई में ये दौर ही गजब है। 25 साल से जब जब फंसता है कहता है कि 2 महीने में बनने वाला है, ईरान से लड़ जाओ। दो ये महीने में बनने वाला है, ईरान से। हमारे यहाँ घुसपैठियों जैसा हो गया ये। हाँ बिहार एकदम। में घुसपैठिया है, निकले कितने? हम्म, 0। हम्म, आसाम में बहुत घुसपैठिया है, कितने निकले? 16। अब बंगाल का टर्न है, और ये जो अभी राज्यसभा में आ रहे हैं नितिन नवीन, उन्होंने हम्म, तो कहा 50 लाख घुसपैठिया है, 60 लाख घुसपैठिया है। हम्म। बंगाल में जो एसआईआर में जिनके नाम डाउटफुल है सब घुसपैठिया है। तो घुसपैठिए। अरे डाउटफुल में मुख्य सचिव भी है। मैंने ये वही नहीं नहीं वो तो नितिन छोड़ो, नवीन। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मालूम है 50 लाख घुसपैठिया है, तो ये सरकार, नपुंसक सरकार क्या कर रही है? उन घुसपैठियों को डिपोर्ट क्यों नहीं करती चलिए और लिस्ट ले अब ले नवीन नितिन से? मतलब ये ऐसे ही वो ईरान का एक हवा बनाया उन्होंने। इनको जो कुछ भी करना होता है ईरान के नाम से, ईरान न्यूक्लियर बना रहा है इसलिए ऐसा करना है, हमें यहाँ आर्मी का बेस चाहिए और सऊदी बेस दे हमको क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये ईरान के डर डर से इन्होंने अपने सारे उल्लू सीधे कर दिए, अपनी तिजोरियां भरी है, सारे ऑयल ट्रेड पे, सारे सी रूट पे कब्जा कर रखा है, सिर्फ ईरान का नाम ले लेकर। जब तक सद्दाम के जिंदा रहते सद्दाम का नाम लेते थे, केमिकल वेपन, बायो वेपन, हाँ, और कुछ नहीं बायो मिला वेपन इन झूठों का। कुछ नहीं मिला। इन झूठों के तो सबूत हैं, पूरी दुनिया के सामने सबूत है। बस खाली है कि आंख पे पट्टी बांधे, पूरी दुनिया धृतराष्ट्र बन जाए तो क्या करेंगे। अगला लाइए जरा, देखिए अमेरिका का कंफ्यूजन देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं। देखिए भाऊ, ये देखने के बाद अगर पूरा कार्यक्रम ही खत्म कर दें इसी पे, रिजिम चेंज करना नहीं था मकसद। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया ईरान पर हमले की नई वजह, ओहो, रिजिम चेंज। मतलब सोचिए, कब से एक ही बात कह रहा है, रिजिम चेंज हमको करना है, और कह रहा है अब नई मकसद, नया नई वजह बता दिया, कह रहा है रिजिम नहीं चेंज क्यों? करना। ये ट्रम्प पागलों ट्रम्प तो का झुंड है। लगातार ट्रम्प तो लगातार अपील कर रहा था ईरान के लोगों की रिजिम चेंज करो, रिजिम चेंज करो, हाँ, हाँ, तुम विद्रोह करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अमेरिकन पीपल आर विथ यू। हम्म। और ये बार बार ईरान को वार्निंग दे रहा था कि विरोध करने वालों के दमन किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये तो वहां रिजिम चेंज करना चाहते थे, ये बेसिकली फंस गए। फिर मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन इनकी स्थिति वैसी ही है जैसे नोटबंदी के लिए हुई थी। एक दिन ऐसा आएगा आशीष जी कि इनको ये समझ में नहीं आएगा कि ईरान का युद्ध किया ही क्यों उन्होंने। खेमेनी के लिए किया, रिजिम चेंज करने के लिए किया, एटॉमिक इंस्टॉलेशन खत्म करने के लिए किया, कि इजराइल का दुश्मन खत्म करने के लिए किया, कि तेल के लिए किया, कि हार्मूज को कंट्रोल करने के लिए किया, इनको कुछ भी नहीं पता। एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब खत्म हो जाएगा, भले ही 1 साल 2 साल बाद, तब जब इतिहासकार, जब लोग इसको विश्लेषण करेंगे, तब कहेंगे कि ये युद्ध हुआ क्यों था। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा। जैसे हमारे देश में नोटबंदी का सवाल आज भी बना हुआ है, नोटबंदी हुई क्यों थी? साहब सुबह उठे रात को, मतलब सुबह, और एकदम सपना देखा सुबह सुबह का, किसी ने बोल दिया सुबह का सपना सच होता है, सुबह सपने में इन्होंने नोटबंदी करवाई थी, बस शाम को 8 बजे नोटबंदी करवा दी। नहीं, जो और अलग साहब अलग को कारण बताए। करना था कर लिया था भाऊ, वो हम हाँ, लोग नहीं समझ पाए। जो साहब को चाहिए था वो नहीं मिल गया नोटबंदी से। नहीं नहीं ये तो पहले से प्लानिंग था जिसके तहत जो करना था, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। अब ये ईरान किस लिए युद्ध किया, ये ओरिजिनल कहानी कभी अमेरिका बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा। ये ऐसे आए बाय कारण बताते जाएगा। पहले रिजिम चेंज, अब बोलता है रिजिम चेंज नहीं, खेमेनी को खत्म करना है। अब खेमेनी खत्म हो गया, नहीं अब परमाणु खत्म करना है। अब परमाणु खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं नहीं इजराइल के लिए परमानेंट दुश्मन है, इसको परमानेंट खत्म करना है। चल इनको लीजिए अगला। इराक करना है ईरान का, और कुछ नहीं। अगला, जब रूबियो को सुन भी लीजिए, रूबियो को सुन भी लीजिए।
कंफ्यूजन में You're going to really confusion है। begin to perceive a change in the scope and in the intensity of these attacks as, frankly, the two most powerful air forces in the world take apart this terroristic regime and defang it and take away its ability to threaten its neighbors or hide behind a zone of immunity that allows them to develop their nuclear ambitions. This terroristic, radical, cleric-led regime cannot be ever allowed to have nuclear weapons. We saw what they were willing to do to their own people. They were willing to slaughter their own people in the streets. Imagine what they would do to us. Imagine what they would do to others. Under President Trump, that will never, ever happen. ये कह रहा है कि ईरान ने सड़कों पर अपने ही लोगों की हत्या की है। अगर सोचिए परमाणु बम उनके पास होता तो क्या करते? तो अपने ही सड़कों गिरा देते। अपने लोगों की सड़कों पर हत्या की है, अगर परमाणु बम होता तो सोचिए क्या करते? अपनी सड़कों गिरा देते। मतलब हमको तो लगता है कि हमको अपने वालों पे अपने वाले पे ज्यादा गर्व था, लेकिन आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूं कि अमेरिका वालों को गर्व करना चाहिए हाँ, अपने तो वालों उनके पास हमने तो पहले बोला आपको, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है ये। वो बड़े मियाँ हाँ, बड़े वाला है। मतलब वो अमेरिकन बड़े कल अपने पास आएगा तो जब अमेरिका कहेगा हमको व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, हमारे पास तो बड़े वाला है इससे भी। गजब है। और बच्चों कुछ दिखा दीजिए, नहीं तो ये खत्म करें अपडेट अब। और भी कुछ है अगर विजुअल्स वगैरह तो वो भी दिखा दीजिए, नहीं तो इसमें वाइंड अप करते हैं। चलिए ठीक है, अभी हमको इजाजत दीजिए मिड डे मुद्दा में, और आप लोग धूमधाम से होली मनाइए। बस जी। सावधानी बरतिएगा, होली आजकल रंजिशों को निपटाने हाँ। का माध्यम होती जा रही है। उसके बस बजाय मोहब्बत के लिए होली मनाइए। होली के लिए कहे तो रंगों का दिल से मैल रंग निकाल दीजिए। रंगों का त्योहार है, इसको बेरंग मत बनाइए। खुशी बांटिए, ईर्ष्या मत बांटिए और जहर मत बांटिए। आज तो गुजिया आज खाई जाती है, मीठा खाया जाता है, जहर मत बांटिए। यही आप सब लोगों को गुजारिश है। और हमारी होली तो खबरों के साथ है। जैसे-जैसे अपडेट आते रहेंगे, हम और आशीष जी और हमारे ऑफिस की टीम, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि जब पूरा देश होली मना रहा है, ये बेचारे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। हमारा जो मैं है उनको भी बच्चे धन्यवाद सब, देता हूँ। नौजवान हाँ, बच्चे 20 साल के 22 साल नौजवान के होली बच्चे में प्रोग्राम करवा रहे मैं समझ हैं। सकता हूँ कि मैं और आशीष तो चलो ठीक है, मैं तो 60 पार कर चुका हूँ, आशीष भी अभी मुझसे छोटे हैं बहुत, लेकिन फिर भी उनको भी उनके चेहरे पे तो बुजुर्ग मेरे से ज़्यादा बुजुर्गियत दिखती है। तो हम तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा तो बाहर पढ़ रहा है, मतलब घर पे नहीं है दिल्ली में। आशीष का छोटा बेटा घर पे है, उसको भी होली खेलनी है। लेकिन इसके बावजूद बीच-बीच में जैसे-जैसे अपडेट होते रहेंगे, आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। समय निकाल के देखते रहिएगा, होली आप भी मनाइए, एन्जॉय कीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।